नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर की राज्य विशेष से संबंधित करंट अफेयर्स की खबरों को लेकर आते हैं आपके सामने बहुविकल्पीय कुछ प्रश्नों के माध्यम से। हमारी कोशिश होती है कि इस अभ्यास से आप विश्वास हासिल करें और विश्वास के साथ आपकी सफलता की राह आसान हो सके। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चले। साथ ही इस सूचना के बाद हम प्रारंभ करेंगे अपने पहले प्रश्न को। लेकिन आपको बता दें कि हमारा एड्रेस जो है वो C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी है और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 15 है। साथ ही इससे संबंधित विशेष अगर जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे ये जो नंबर दिया गया है 9311406440 पर आप कॉल कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो नया बैच है, हिंदी माध्यम का नया बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है 11:30 बजे से। वहीं पर इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 12 दिसंबर शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा कुछ नए बैचों की सूचना है। यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच प्रयागराज की बात करें तो हिंदी माध्यम का ये बैच है 2 जनवरी 2025 से शाम 6 बजे प्रारंभ हो रहा है। वहीं पर इंग्लिश मीडियम का जो बैच है 5:30 बजे से इसी तिथि पर प्रारंभ हो रहा है। वहीं लखनऊ हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के जो बैच है वो 29 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं सुबह 11:30 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ आज के सफर को। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर किस स्थान पर स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया? तो देखिए, बिरसा मुंडा जो कि एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी 150वीं जयंती थी और इसी मौके पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया है और सिक्का भी जारी किया गया है। तो ये किस स्थान पर जारी किया गया है? विकल्प आपके सामने है, गया, पटना, जमुई या रांची। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका सी विकल्प, जमुई में। तो जमुई जिले में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट भी जारी किया और एक सिक्का भी जारी किया। अब देखिए, इनकी जयंती कब मनाई जाती है तो आप तिथि देख सकते हैं, 15 नवंबर को यह जयंती मनाई जाती है। और जब 15 नवंबर 2021 से इस जयंती को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? जनजातीय गौरव दिवस। इस रूप में इसको 2021 से मनाया जाना शुरू हुआ। अब ये चूंकि 150वीं जयंती है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इससे सवाल निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, 2024 का ये 150वां जो आयोजन था, तो इस आयोजन की शुरुआत भी धूमधाम के साथ ही हुई है और इस पूरे वर्ष में इसको कार्यक्रमों के माध्यम से सेलिब्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ 6640 करोड़ रुपए जो है, इससे भी ज्यादा जनजातीय कल्याण परियोजनाओं का उद्घाटन भी इस मौके पर किया गया और 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन यहां पर किया गया। ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आगामी परीक्षा के लिहाज से। देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार 2025 में निम्नलिखित में से किन खेलों की मेजबानी करेगा? विकल्प आपके सामने है। बिहार हालिया दिनों में खेल को लेकर, मेजबानी को लेकर काफी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ वहां पर खेल को लेकर काफी जागरूकता दिखाई दे रही है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया पहला विकल्प है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और राष्ट्रीय खेल। दूसरा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। सी विकल्प है खेलो इंडिया मास्टर्स गेम्स और राज्य स्तरीय खेल। डी है खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम्स और पैरा ओलंपिक। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इन दोनों की मेजबानी जो है बिहार राज्य करेगा। अब देखिए, इसका सही जवाब बी विकल्प था, खेलो इंडिया युवा। जब खेलो इंडिया युवा खेल की अगर बात हो रही है तो देखिए, खेलो इंडिया युवा गेम जो है, इसमें क्या होता है तो इसमें स्कूल और कॉलेज दोनों के युवा शामिल होते हैं। 17 वर्ष से कम के जो स्कूल के युवा होंगे और 21 वर्ष से कम के जो कॉलेज के युवा होंगे, ये दोनों शामिल होते हैं। अब ये अमूमन प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी महीने में खेलो इंडिया पहल जो है उसी का यह हिस्सा है, आयोजित होता है इस माह में। अब इसमें राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसका मतलब कि नेशनल लेवल की ढेर सारी इसमें खेल प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें कि ये युवा हिस्सा लेंगे। 2 श्रेणियों में आयोजित होगा, 17 वर्ष से कम के जो स्कूली छात्र होंगे और 21 वर्ष से कम आयु के जो कॉलेज के छात्र होंगे। इसी प्रकार से खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अगर बात कर ले तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी एथलीट ऐसे हैं कि जो कि पैरा एथलीट हैं, तो उनको सशक्त बनाया जाए इस क्रीड़ा के माध्यम से, गेम के माध्यम से उनमें जागरूकता लाई जाए। साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य निकाय मिलकर इसका आयोजन कराते हैं। और जो व्यापक एक पहल है खेलो इंडिया पहल,
उसी का ये हिस्सा है। आपको पता होगा कि जो खेलो इंडिया पहल है उसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा किया गया था, वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है बिहार उपचुनाव 2024 से संबंधित प्रश्न है। इसमें हाल ही में चुनाव हुआ और इसमें कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ, तो इसमें हाल में आपके सामने विकल्प है 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट या 5 सीट। तो देखिए 5 सीटों पर मतदान हुआ, तो आपका सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए जो 4 सीटें हैं जिन पर मतदान हुआ, कौन कौन सी सीटें थी एक बार देख लेते हैं। तो तरारी सीट है, रामगढ़ है, बेलागंज है और इमामगंज है। यहां पर वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं 52.83%। यहां पर अगर टोटल देखेंगे तो मतदान हुआ। और उम्मीदवार और पार्टियों को पर एक नजर डाल लें तो तरारी में बीजेपी जीती थी सीपीआई को हराकर, रामगढ़ में भी बीजेपी जीती बीएसपी को हराकर, बेलागंज में जेडीयू की विजय हुई। इमामगंज की बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की जीत हुई। 3 सीटें जो है तरारी, रामगढ़, बेलागंज पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास थी, जो कि अब यहां एनडीए के पास हो गई हैं, जबकि इमामगंज पहले से ही एनडीए के पास थी, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बेतिया राज की संपत्तियों को लेकर कौन से मंत्री विधेयक पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। अब देखिए बेतिया राज था बिहार में, बेतिया क्षेत्र के वो राजा थे और उनकी जो संपत्ति है उसके लिए, उसके अधिग्रहण के लिए एक बिल पेश किया गया। अब इसको किसने पेश किया, बिल पेश भी हुआ, बिल पास भी हुआ। विकल्प आपके सामने है नीतीश कुमार, बी विकल्प है दिलीप जायसवाल, सी है रघुराम और डी है रामनिवास यादव। तो इसका सही जवाब क्या है, बी विकल्प आपका सही है, दिलीप जायसवाल, जो कि इनके द्वारा यह बिल प्रस्तुत किया गया। देखिए इसमें 1954 में जो बेतिया राज परिवार है उसके आखिरी सदस्य का देहांत हो गया। उसके आखिरी सदस्य के तौर पर अगर आप देखेंगे तो महारानी जानकी कुंवर जो है उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद 1954 के बाद से बेतिया राज का कोई वारिस बचा नहीं। तो ऐसी दशा में उनकी जो जमीनें थी, लगभग 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, उनके अधिग्रहण पर विचार करने के लिए इस बिल को रखा गया। फिर यह बिल पास भी हुआ। इस प्रकार जो 15,000 एकड़ से अधिक जमीन है उसका अधिग्रहण होगा। इसके प्रारंभिक शासक बेतिया राज की अगर बात करें तो वो थे गंगेश्वर देव, जो कि जैथरिया वंश से इनका संबंध था और ये एक भूमिहार ब्राह्मण जाति से इनका संबंध था। अब बिहार के बेतिया में इन्होंने एक राज्य की स्थापना की थी। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी का अधिग्रहण किया और दीवानी का अधिग्रहण जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था उस समय जो बेतिया राज था उसके पास सबसे बड़ा क्षेत्र था, इसलिए भी ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और विधेयक का प्रस्तुतिकरण जो है बिहार विधानसभा में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे दिलीप जायसवाल क्या है, तो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं और विधेयक को मंजूरी भी मिली। अब इसके तहत ये भूमि जो है अधिग्रहित कर ली जाएगी, विधान परिषद से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। अगला प्रश्न है पटना से लगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला, पटना से कौन सा जिला है जिसकी सीमा नहीं लगती है, आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने है अरवल, जहानाबाद, दरभंगा या नालंदा। तो इसके लिए आपको बिहार का मैप कंठस्थ होना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए पटना चूंकि राजधानी है उससे किसकी सीमा नहीं लगती है, अरवल, जहानाबाद, दरभंगा या नालंदा। तो विकल्प सी आपका सही है। विकल्प सी कैसे सही है, तो देखिए पटना आप देखें कहां पर है पटना, तो सेंटर में ये आप देख रहे हैं पटना है। पटना बिहार की राजधानी है और इससे कुल कितनी सीमाएं लगती हैं, तो 9 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं। वो जिले कौन कौन से हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं। वो जिले कम से कम क्रमशः क्या है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, उसके बाद सारण है, सारण के बाद आपका भोजपुर है। तो ये 9 जिले जो हैं इनकी सीमाएं पटना से लगती हैं। अब विकल्प को फिर से एक बार देख लीजिए, तो इसमें दरभंगा नहीं है, इसलिए आपका सी विकल्प सही होता है, दरभंगा की सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रकार आपका दरभंगा यहां पर है, इसकी सीमा इससे नहीं लग रही है, तो ये आपका सही विकल्प होगा। अगला है सामा चकेवा पर्व किसके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। विकल्प आपके सामने है, माँ बेटे का, भाई और बहन का, पति और पत्नी का या गुरु और शिष्य का। तो देखिए सामा चकेवा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये मनाया जाता है बिहार के जो मिथिला अंचल में दरभंगा का जो क्षेत्र है वहां पर मनाया जाता है और विशेष रूप से ये प्रतीक है भाई और बहन के प्रेम का। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके पीछे एक आख्यान जुड़ा हुआ है, इसके पीछे जो एक पौराणिक कथा है वो ये कहा जाता है कि सामा और चकेवा जो है भाई बहन के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण थे उनकी पुत्री थी सामा और उनके भाई थे सांब, इन दोनों के प्रेम को ही ये दर्शाता है। दरअसल सामा जो है उनके ऊपर एक आरोप लगा और उस आरोप की वजह से, झूठा आरोप था, उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण इनसे रुष्ट हुए और उन्होंने इनको श्राप दे दिया तो इन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया। अब उनके जो पति थे चकेवा उन्होंने भी पक्षी का रूप धारण कर लिया। तो इस बात से इनके जो भाई थे सामा के, सांब जिनका नाम था, वो बड़े दुखी हुए
और उन्होंने कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कार्तिक सप्तमी से कार्तिक पूर्णिमा तक अगर मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाएगी तो सामा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर से वो अपने रूप में आ जाएंगी। तो सांब के अपने बहन के लिए किया गया ये जो त्याग था, ये तपस्या थी, उसी के प्रतीक के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसी वजह से जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन सामा चकेवा का विसर्जन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन उनको इस रूप से, जो पक्षी का रूप उन्होंने धारण किया था, मुक्ति मिल गई थी। तो ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाता त्योहार है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देखिए, आपको सीमा याद होनी चाहिए। बिहार का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है वो याद होना चाहिए। उसकी सीमाएं किससे किससे लगती हैं। विकल्प आपके सामने है, कैमूर, बक्सर, रोहतास या अरवल। तो देखिए, इसमें सबसे पश्चिमी जिला पूछा जा रहा है, तो पश्चिमी जिला क्या होगा? आपका सही विकल्प क्या है? कैमूर। यहां पर मैप में देख लेते हैं सभी जिलों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सबसे उत्तरी जिले की अगर बात कर लें तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिले की बात कर लें तो आपका गया हो जाएगा। इसी तरह से सबसे पश्चिमी जिले की बात कर लें तो कैमूर हो जाएगा, और सबसे पूर्वी जिले की बात कर लें तो किशनगंज हो जाएगा। साथ ही साथ ये तो एक सिंबॉलिक है प्रश्न आपके लिए। आपको हम निर्देशित ये करते हैं, हम निर्देशित क्या, हम संकेत ये देते हैं कि आप सीमा से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा विस्तार से जरूर देखें। ये देखें कि उत्तर प्रदेश से किसकी किसकी सीमा लगती है, ये देखें कि बंगाल से किसकी सीमा लगती है, नेपाल से किसकी सीमा लगती है, झारखंड से किसकी सीमा लगती है। तो इससे आपके कई सवाल सही होने की संभावना बन जाती है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी के तौर पर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपसे अपेक्षा है। साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा का परीक्षण भी है कि आप इस प्रश्न का जवाब खोजें और सही जवाब देने की कोशिश करें। बिरसा मुंडा को किस उपाधि से जाना जाता है? विकल्प आपके सामने है, जननायक, धरती आबा, क्रांति योद्धा या स्वराज नेता। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।